हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस के जो चैप्टर है, जिसमें हम आज 4th चैप्टर करेंगे, मेजर पॉलिटिकल थ्योरी। यानी अगर हम देखें तो प्रमुख जो है राजनीतिक जो है सिद्धांत दिए गए हैं, उस पर जो है हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये चैप्टर जो है कई मानने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो +2 में हो, एनआईएस बोर्ड कर रहे हो, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, बीए कर रहे हो, उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हर क्लास के बच्चे जो है इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The our chapter here is the major political theories. There is important of the third point is a Gandhiism. Gandhiism से here is a Mahatma Gandhi is a 1869 to 1948 is a birth and was the supreme leader of their Indian nationalist movement, which he had is a lead for about the 30 years. Between to 1970 to 1947, he was the thinkers is so far as had a challenged most of the is assumptions and doctrines of his time. And if there is a place provided the possible and is a plausible is alternatives. It is a really a difficulty to project of Gandhiji's in any particular frame. He was more than to the plateau, and one can be possible call him a square. He was more than the Astus, and one can be call him a Buddha. He was more than the Mills or Marx, and one can call him a Guru Nanak's. And Gandhi was the liberals among the Marquess, and the Marquess is among there is a liberal, and he was the Democrat as among to the individualist, and the individualist is among to the socialist. He was the idealist as among to the realist, and the realist is among to the idealist. He had a combined in himself their victors of all the known as the ideologies and past and present. महात्मा गांधी, जिनका जो है समय अवधि 1869 से 1948 तक माना गया है, भारतीय जो है राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में भारत वाले जानते हैं, जिन्होंने 1917 से लेकर 1947 तक लगभग 30 वर्ष तक इसका नेतृत्व भी किया। वह एक चिंतक थे और उन्होंने अपने समय की अधिकांश मान्यताओं और सिद्धांतों को चुनौती दी तथा उनके स्थान पर संभव और युक्ति युक्त विकल्प भी प्रदान किया। तो देखा जाए तो महात्मा गांधी ने हर एक क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया, चाहे भारत के आज़ादी के लड़ाई में हो, चाहे अपने जीवन के आधारों में हो। गांधी जी जो है मार्क्सवादी में उदारवादी थे और उदारवादी में मार्क्सवादी, यानी दोनों विचारधाराएं जो थी इनमें सम्मिलित थी। इसलिए कहा जा सकता है कि गांधी जी जो थे मार्क्सवादी में उदारवादी थे और उदारवादी में मार्क्सवादी विचारधाराओं को लेकर चलते थे। वो व्यक्तिवादियों में एक लोकतांत्रिक थे और समाजवादियों में वो व्यक्तिवादी थे। वो यथार्थवादी में आदर्शवादी थे और आदर्शवादियों में यथार्थवादी। उन्होंने अपने आप में सभी पूर्व और जो है वर्तमान विचारों को, अच्छी बातों को सम्मिलित करके किया था। गांधी एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ वेस्टर्न civilization. The Gandhi is a critics of the Western civilization here. Gandhi was a critics of the Western civilization, and his complaint against the Western is a materialism, is that is a destroyer, and the every sense of the spiritualisms. He is regarded to the Western types of man as is a domestics individually with all the flesh and the no soil.
against their state or exciting to the Western, as a Gandhiji advocated what is called there is a Ram Raj and against the Western style of the managing things, and through there is a centralized of force. He is tool and the decentralized to the politics as against his materialism and industrialization and capitalism. He made a strong appeal for the Swadeshi cottage industries and theory of the trustship. यदि हम अगले पॉइंट की बात करें तो ये है पश्चिमी सभ्यता के आलोचक के रूप में गांधी जी किस प्रकार थे। गांधी जी का जीवन जो था मार्क्सवादी जो था और आपको जो है उदारवादी के बीचों में ही उन्होंने समावेश किया। उन्हीं दो विचारों के लेके आगे बढ़े। उनको कहा जाए तो आदर्शवादी हो या उन्होंने जो है आदर्शवादी की नींव भी रखी। कहते हैं उनके विचारधारा जो थी पश्चिमी जो आलोचक के रूप में गांधी जी सदैव थे। गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यताओं को आलोचक थे क्योंकि ये इसलिए कि पश्चिमी सभ्यताओं के विरुद्ध उनकी शिकायत थी कि यह जो अध्यात्मवाद के सार को नष्ट करता है, यानी पश्चिमी सभ्यता के रिगार्डिंग वो बिल्कुल ही नाखुश थे। लेकिन कहते हैं वो उनकी विचारधारा था, वो मनुष्य की पृष्ठभूमि रूप से एक प्रामाणिक व्यक्ति मानते थे। कहते हैं जो हरास मांस से तो बना है परंतु जिसमें आत्मा नाम की चीज़ ही नहीं होती, यानी हर मास से देखिए कहते हैं विदेश में जो व्यक्ति होते हैं जो पश्चिमी सभ्यताओं को मानते हैं वो इंसान तो होते हैं लेकिन उनमें इंसानियत वाली चीज़ नहीं होती है जो मानव सभ्यता को जो उच्च कोटि पर पहुंचाए। इसलिए महात्मा गांधी उस सभ्यताओं के सदैव खिलाफ थे और उसके जो कभी भी वो नहीं मानते थे और उसका आलोचक भी थे। ठीक है, तो ये बात उनकी अपनी निजी फैसला थी, निजी सोच विचार था, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो पश्चिमी सभ्यताएं के लोग होते हैं उसमें कहते हैं मांस तो होती है लेकिन उनमें जो है आत्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। पश्चिमी प्रचलित राज्य के मुकाबले में गांधी जी ने राम राज की वकालत सदैव किया है, यानी उनका यही विचार था कि जियो और जीने दो। देखिए ये बात महात्मा गांधी की काफ़ी उचित भी थी क्योंकि हर इंसान जो धरती पर निवास कर रहा है उसको जीने का अधिकार है और इसका अधिकार कोई व्यक्ति जो है छीन नहीं सकता, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे कोई भी था। इसलिए महात्मा गांधी उन विचारधाराओं को सदैव ही वकालत नहीं करते थे लेकिन राम राज्य की जो वकालत सदैव किया करते थे। कहते हैं चीज़ों को पश्चिमी ढंग से केंद्रीकरण के माध्यम से प्रबंधन के मुकाबले वो विकेंद्रीकरण के समर्थक थे, यानी देखिए पश्चिमी ढंग से केंद्रीकरण करने के माध्यम में कभी भी वो अपना विचारधारा नहीं रखते लेकिन कहते थे कि विकेंद्रीकरण के समर्थक सदैव थे। वो भौतिकवादी औद्योगिकरण और पूंजीवाद के विरुद्ध उन्होंने स्वदेशी कुटीर उद्योग और ट्रस्टशिप के सदास के पक्ष में सशक्त विचार दिए। यानी देखा जाए तो महात्मा गांधी के सशक्त विचार था कि भौतिकवाद जिस पे हम पड़े हुए हैं औद्योगिकरण के और पूंजीवाद के विरुद्ध उन्होंने वो हमेशा थे। तो भौतिकवाद का मतलब यही था कि वो जैसे हम ऐसो आराम में अपना जीवन जीते हैं उसका वो सदैव ही खिलाफ थे, क्योंकि उनका विचार था जितना सादा जीवन जीते हैं इंसान उतना ही अच्छा रहता है। तो इसका जो है खुद ही वो एक एग्जाम्पल के तौर पे हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में आपने देखा होगा कि एक जो है धोती का उन्होंने प्रयोग किया और उसी से जो है पूरा देश का जो है संचालन भी किया। तो ये बात उनके लिए सटीक साबित होता है। और औद्योगिकरण के भी विचार में वो नहीं थे, क्योंकि औद्योगिकरण तो देखिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता है औद्योगिकरण के हम रूप में जा सकते हैं, लेकिन औद्योगिकरण की वजह से क्या होता है कि बहुत से लोगों की हाथ कट जाती है, यानी उनको जॉब नहीं मिल पाता है और जिसकी वजह से जो है वो लोग भुखमरी के शिकार हो जाते हैं, पैसे नहीं होते हैं और ये सब जो होता है किसी भी देश के लिए सही नहीं होता है। इसलिए महात्मा गांधी जी कभी भी इन विचारधाराओं को आगे प्रोत्साहित नहीं किया। उनका विचार यही था कि ये सब चीज़ें जो होती है इंसानों की कमर को तोड़ के रख देती है। और वो पूंजीवाद के सदैव विरोधी भी थे, क्योंकि पूंजीवाद जो होते हैं सिर्फ वो आगे अपना ही जीवन के बारे में सोचते हैं। इसके रिगार्डिंग उन्होंने बताया था कि स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे ही देश में बना हुआ हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो चीज़ें हमारे देश में बना हुआ होता है उसका प्रयोग करने से ये होता है कि हमारे देश के लोगों को प्रोत्साहन भी मिलता है और उनका व्यापार भी चलता है और वो अपने आप को पूरा विश्व में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित भी हो जाते हैं। तो इस बात के लिए वो सदैव ही समर्थक थे। उनका विचार था कि कुटीर उद्योग होना चाहिए। देखिए दोस्तों कुटीर उद्योग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे क्या होता है प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने घरों में भी ये कार्य कर सकता है। यानी हस्तकला का कला होती है जिसको हम घरों में भी कर सकते हैं, छोटे छोटे जो है कुटीर उद्योग लगा के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इससे कई घरों में व्यक्तियों को जो है जॉब मिल जाता है, काम मिल जाता है, उनको जो है सरकार की तरफ जो है आंखें दिखा के देखना नहीं पड़ता है, टकटकी लगाना नहीं पड़ता है,
कि सरकार नौकरी की अवसर निकालेंगे तो हम जाएंगे। कहते हैं अगर आज देखा जाए सरकार के 75,000 नौकरी निकलती है तो उसके 50 करोड़ जो होते हैं बंदे उसमें अप्लाई करने लग जाते हैं। तो इसमें उनका फ़ायदा हो जाता है। अगर वो 50 बंदों को भी जॉब देते हैं और उनके फॉर्म द्वारा भरा जाता है तो उसके भी पैसे लेते हैं। तो कहते हैं उनका आजीवन जितने भी पैसे उनको देना होता है सारे तो उनको एक जॉब के वैकेंसी निकालने में उनको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है सरकार ऐसे कार्य करते रहते हैं। लेकिन उनका, महात्मा गांधी का विचार था कि हमें स्वदेशी ही यूज़ करना चाहिए और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे कि सभी व्यक्ति अपने कार्य में संलग्न रहे। द नेक्स्ट टॉपिक इज decentralization, cottage industries and transship. There is the most important for the Gandhiisms. Gandhi is not a admirer of the types of the state that exist of the Western society. For him, the Western state represented the violence in a concentrated form. It is a soulless machines. According to Gandhiji, as the philosophical is anthraxist and admitted the state, but every unwilling only when it is the most of needed. An anarchist is one who is the opposed to every type of state. Is a Marxism is a theory of the lawlessness without state and without government, without the law. That is the most important theories here. And the Gandhiism stands from the non-violent state based on their consent of their people. Their need is unit in the society. Gandhi advocated to the decentralization of power, both political and economical. The spirit of Gandhians is that democracy is the spirit of decentralization. The here decentralization is mean devolutions of power at each level of begin from the individually and the local unit of reaching the apex. The essence of the decentralization according to the Gandhi is that all power flow from below and go up is in a ascending order. So consider is a political power is a Gandhian, is a chiefs, is a vested in the individuals. There is a center of all activity is a repository at the Swaraj. From individual power is transferred to their village. From a village the power goes to the higher unit and ultimately end up with there is a central. The national government which is the practically is a perform only the coordinating function. Thus that is are what cannot be done by their individual is done by their village, and what is not to be done by the village done by the local. Regional is a government, and what is done by there is the regional. Provisional as a government is done by the center national government. The spirit of the Gandhian is the Ramraj is that it is a self-regulating system where everyone is one's own rules and not to be hindrance to one's the never boards. And the Gandhiji is a concept of is a decentralization has is economical accept. He is agreed for the de-evolutions of economical power as well. He is advocated the village economy through there is a promotion of village small cottage industries. In fact, he was for the self-reliant village economics. He is a concept of Swadeshi as a that spirit which is required as to be served over immediately is a in other words and is a thinking produced in our neighborhoods is a profession to those more remote. And Gandhiji is a favor there is a revolt of the indigence is the industry so that the people could have enough to eat. In his opinions, may be kind of economics which exploited to the people and helped it is a concentrated wealth in a fair hand, stand is a condemned. Gandhi's idea of truth shifts was a unique. It was a unique because it is aimed at a establish is a cordial relation between the capital and labor and declaring all poverty to their properties of the community as well. And Gandhiji placed it there that all there is employers is the industrialist and the capitalist and the like are the trustees of what they hold. As such, they all are the entirely only for there is money there is need for certifies there is a necessaries. As to do is the employers there is a work etc. For the Gandhi no individually is the owner
all workers and all are their workers. Everyone get for their service and render. The profit is not of our and what is belong to the community. The employers are the trustees is and not to be master. The employees are the necessaries is a component of the enterprise are the workers and not a slaves. यदि हम बात करें अगले पॉइंट की जिसमें बताया गया कि राज्य विकेंद्रीकरण और कुटीर उद्योग एंड ट्रस्टशिप। देखिए महात्मा गांधी जी जो थे वो काफ़ी इन चीज़ों के जो है फेवर में थे कि राज्य विकेंद्रीकरण होना चाहिए, कुटीर उद्योग को उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन दिया, साथ में उन्होंने ट्रस्टशिप को काफ़ी भी प्रोत्साहन दिया। कहते गांधी जी उस प्रकार के राज्य के प्रशंसक नहीं थे जो पश्चिमी प्रचलित थी, पश्चिमी के राज्यों के ऊपर सदैव ही खिलाफ थे। उनके लिए पश्चिमी राज्य सदन रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करते थे जो आत्मा रहित मशीन की तरह था। यानी कहते उसमें मशीन अगर देखा जाए तो उसमें कोई आत्मा नहीं होता है, मशीन को जो हम आदेश देते हैं वही कार्य करता है। लेकिन इसीलिए महात्मा गांधी जी जो थे इस तरह के जो है प्रतिनिधित्व कभी नहीं किया। इसके विपरीत गांधी जी ने एक जो है अराजकतावादी दार्शनिक के रूप में राज्य को स्वीकार तो किया, परंतु बहुत अनिच्छा से और केवल तब उसकी अत्यंत आवश्यक हो। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है जो फैक्ट के रूप में है। कहते हैं अराजकतावादी प्रत्येक प्रकार के राज्य के सदैव विरोधी होता है और अराजकतावाद राज्य रहित, सरकार रहित और कानून रहित विधिविहीन एक सिद्धांत के रूप में देखा जा सकता है। यदि हम बात करें गांधी जी की जो विचारधारा थी जिसमें गांधी जी ने बताया था कि अहिंसक राज्य का समर्थक है जो, देखिए अहिंसक राज्य का समर्थक है जो लोगों की सहमति समाज में लगभग एकता पर आधारित होती है। गांधी जी ने राजनीतिक और आर्थिक दोनों रूप में सत्ता के विकेंद्रीकरण की जो है वकालत सदैव किया है। गांधीवादी लोकतंत्र की भावना विकेंद्रीकरण की भावना के रूप में देखा गया। विकेंद्रीकरण का अर्थ है शक्ति का प्रत्येक स्तर पर जो हस्तांतरण तो जो व्यक्ति स्थानांतरित इकाई से आरंभ होकर शिखर तक जाती है। गांधी जी के अनुसार जो विकेंद्रीकरण का तत्व यह है कि सभी शक्ति नीचे से ऊपर की ओर जो है आरोही क्रम में चलती चली जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, महात्मा गांधी ने इन विचारधाराओं को सदैव ही प्रोत्साहन दिया। इस विचारों से गांधीवादी सिद्धांतों में राजनीतिक शक्ति व्यक्तियों में निहित होती है, इस बात को काफ़ी उन्होंने आगे बढ़ाया। सभी गतिविधियों के केंद्र स्वराज के उद्यम होते हैं और व्यक्तियों की शक्ति सत्ता गांव को स्थानांतरित होता है। गांव से सत्ता उच्चतर इकाई की जाती है और केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर समाप्त हो जाती है। यानी इन्होंने साफ शब्दों में इस बात को जो उजागर करने की कोशिश किया था कि कोई भी सत्ता जो है गाँव से शुरू होती है और जो है केंद्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर जो है समाप्त हो जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, हर व्यक्ति जो है कोई ना कोई गांव से रिलेटेड होता है और उसके बाद जो है शहर पे आते आते जो है उसकी अंत हो जाती है। अंत जो एक व्यक्ति द्वारा नहीं होता अथवा नहीं किया जा सकता है उसे गाँव करता है। जो गाँव द्वारा नहीं किया जा सकता है उसे स्थानीय क्षेत्रीय सरकार करती है और ये क्षेत्रीय सरकार नहीं कर सकती है उसे केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। गांधी जी के राम राज्य की आत्मा यही है कि यह एक आत्मनियंत्रण व्यवस्था है जहाँ कहते प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक स्वयं है और अपने पड़ोसी के लिए बाध्य नहीं है। कहते गांधी जी के विकेंद्रीकरण का एक आर्थिक पक्ष भी है। उन्होंने आर्थिक शक्ति को विकेंद्रीकरण के लिए भी कहा है। उन्होंने जो है ग्राम में कुटीर उद्योग को सदैव प्रोत्साहन के माध्यम से ग्राम अर्थव्यवस्था की वकालत किया। कहते हैं अगर गांव में अगर देखा जाए कुटीर उद्योग लगाया जाता है तो ये लोग जो है शहर की तरफ जो है पलायन नहीं करेंगे और उनका जो है घर जो है कहते गांव में भी अच्छे तरह से चल सकता है। तो इस बात के लिए गांधी ने सदैव ही वकालत किया था। कहते वास्तव में वो आत्मनिर्भर ग्राम अर्थव्यवस्था चाहते थे, यानी गांव में जो है आत्मनिर्भर ग्राम अर्थव्यवस्था बनाना ही उनका प्राथमिक उद्देश्य था। कहते हैं ये होना अत्यंत महत्वपूर्ण है किसी भी राष्ट्र के लिए। इससे ये होता है कि व्यक्ति जो है अपने ही क्षेत्र में अपने लिए सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था तैयार कर लेता है। कहते स्वदेशी का सिद्धांत अवधारणा यह वो भावना है जो हमसे अपने बिल्कुल निकट के जो है पड़ोसी की सेवा करने की अपेक्षा कर रखती है तथा बहुत दूर जो है उत्पादित हुए वस्तुओं की तुलना पड़ोस में उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करने को कहती है। गांधी जी ने देसी उद्योगों को जो है पुण्य जीवन का पक्ष लिया ताकि लोगों को खाने के लिए पर्याप्त मिल सके। उनके विचार में ऐसी कोई भी अर्थव्यवस्था जो लोगों का शोषण करती हो तथा धन संपत्ति को कुछ भी हाथों में केंद्रित होने से सहायता करती हो वह निंदनीय है। यानी महात्मा गांधी ने सदैव ही गरीबों के लिए और उनके लिए जो है अग्रसर रहे। गांधी जी का जो है ट्रस्टशिप का सिद्धांत अद्वितीय है कि उन्होंने ट्रस्टशिप जो दिया था सिद्धांत वो अद्वितीय है। यह इसलिए अद्वितीय है इसका जो है लक्ष्य पूंजी और श्रम
के बीच जो है मधुर संबंध स्थापित करता है। सारी संपत्ति को पूरे समुदाय की संपत्ति जो है घोषित कर गांधी जी ने पैरवी भी की कि रोजगार देने वाले सब लोग उद्योगपति हो या पूंजीपति हो आदि होना चाहिए। अपनी जो है संपत्ति को ट्रस्टी है, इसके साथ उन्होंने जो है केवल उतने ही पैसे का अधिकार है जिससे उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, जैसे अन्य कर्मचारी को है, मजदूर इत्यादि को है। गांधी जी के लिए कोई एक व्यक्ति जो है स्वामी मालिक नहीं है, सभी काम करते हैं और सभी कामगार हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सेवा के बदले में कुछ मिलता है। लाभ पर मालिक का अधिकार नहीं होना चाहिए, अतुल यह समुदाय का होता है। रोजगार देने वाले ट्रस्टी है न कि स्वामी। कर्मचारी उद्यम के आवश्यक अंग अर्थात वह कामगार है न कि दास। देखिए ये बात गांधी जी ने साफ शब्दों में समझाने की कोशिश किया था कि कोई व्यक्ति किसी के पास काम करने जाता है, ना तो वो कहते ना तो वो दास है और ना ही वो कोई गलत है, वो तो अपना कार्य करने गया और कार्य करके अपना जीवन यापन कर रहा है। और वो दूसरा व्यक्ति जिसने काम करवाया है वो कहते हैं एक ट्रस्टी था, काम करवाने वाला था, यानी स्वामी था। इसका मतलब ये थोड़ी था कि वो उसके साथ गलत करेगा या कुछ भी गलत रहेगा। इस बात के लिए गांधी जी ने सदैव ही इस बात को खंडन भी किया था कि सिर्फ लाभ जो है मालिक को नहीं मिलना चाहिए, अतुल पूरे समुदाय को मिलना चाहिए। कहते कोई उद्योग अगर आप लगाते हो, कोई इंडस्ट्री लगाई जाती है तो उसमें मजदूर जो काम कर रहे होते हैं उनका भी उतना ही अधिकार होता है जितना मालिक का होता है। तो कहते अगर लाभ मिलती है तो वो लाभ जो है समुदाय में भी बांटना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। कहीं कहीं आप देखोगे कि कहते हैं मजदूरों को मजदूरी मिल जाती है और सारे के सारे लाभ जो होते हैं कहते हैं जो उद्योगपति उठा लेते हैं। तो ये इस बात के सदैव ही जो है महात्मा गांधी खिलाफ थे। इसी को हम ट्रस्टी के नाम से भी जानते हैं। The next topic is end and means. What do you mean to ends and mean here? According to the Gandhiji, end and mean is a constitute two aspects of the same related. Is example two sides of the same coin. The Gandhi say there is a consists two aspects of the same relative. There are two sides of the same coin. They form a organic was in grow out of the means. As are the means, so are the ends. Gandhi ji used to say, also said the means may be a likened to be seed, the end to be a tree, and there is just the same invaluables is a connected between the means and the end as there is a between the seeds and tree. He is argued that is the state is cannot be attained. It is an ideal character as long as the mean are trained with their violence. That is why a way to the emphasis on the purity of mean to achieve their ends. Impure means it cannot be achieved pure end. He said, once I would not be accept a Swaraj if it's come, thought there's a bloodshed. Against for me is ahimsa is come before a Swaraj. So close and inseparable is the relation between to the two that it won't take care of the means. The end as will take care of themselves is a furthermore the realization of the goal has to be a for a Gandhi जी in a proposition of that is a mean. देखा जाए तो गांधी जी ने साध्य और साधन को जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर बताया था। साध्य और साधन देखिए ये क्या है। अगर हम गांधी जी के अनुसार देखें तो गांधी जी के अनुसार जो साध्य और साधन एक ही जो है वास्तविकता के दो पक्ष हैं, यानी एक ही चीज़ है उसका दो ये पक्ष हो सकते हैं, यानी एक ही जो है सिक्के के दो पहलू भी हो सकते हैं। यानी अगर एक होती है तो दूसरा जो है ऑटोमेटिक जो है बन जाती है। इससे एक जो है जैविक पूर्णता निर्मित होती है, यानी इससे एक जैविक पूर्णता निर्मित होती है। साध्य साधन से ही बनते हैं। देखिए साध्य जो होता है साधनों से ही बनता है, ठीक है। जैसे साधन होंगे वैसे ही साध्य भी होगा। जितना आपको साधन मिलेगा वैसे ही आपको जो है साध्य भी प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि साधन बीज की तरह होते हैं और साध्य वृक्ष की तरह हो, और दोनों से वैसे ही जो है अलंघनीय संबंध है जैसे कि बीज और वृक्ष में है। उनका कहना था कि राज्य अपने आदर्श चरित्र को तब तक नहीं प्राप्त कर सकता है जब तक साधनों पर हिंसा की दाग है। यानी देखिए कोई भी राज्य आदर्श चरित्र नहीं बन सकता है जब तक उस पर हिंसा की दाग है। अगर उसको हिंसा को हटाना है तो उसको जो है इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा।
इसी कारण उन्होंने जो है साध्य की प्राप्ति के लिए सदैव ही साधनों की पवित्रता पर सदैव बल दिया है। कहते हैं साधन जितना पवित्र होगा उतना ही साध्य अच्छा होगा। अशुद्ध अपवित्र साधनों से पवित्र पावन लक्ष्य प्राप्त नहीं किए हो सकता है। उन्होंने एक बार कहा भी था कि मैं स्वराज को भी स्वीकार नहीं करूंगा यदि यह रक्तपात के माध्यम से आता हो, और फिर कहा मेरे लिए स्वराज से पहले अहिंसा है। दोनों के बीच में इतना गहरा संबंध है कि यदि कोई साधन का ध्यान रखता है तो साध्य स्वयं अपना जो है ध्यान रखेगा। इसे आगे गांधी जी के लिए लक्ष्य की प्राप्ति साधनों के अनुपातों में होगी। यानी गांधी जी ने यहाँ तक भी कह दिया कि अगर रक्तपात से अगर मुझे स्वराज भी सही मिलता है तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूँगा। जब कहते हैं भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, जब इतने खून खराबा हुआ, तो गांधी जी ने जो है यहाँ से चले गए, किसी दूसरे स्थान पर रहने लग गए, और उनका मन जो था बिल्कुल ही विचलित हो चुका था, क्योंकि इतने खून खराबा देख के वो इस बात जो उन्होंने विचारधारा दिया था उसके बिल्कुल ही विपरीत हुआ, जिसकी वजह से वो काफ़ी हताश हो गए थे। तो ये बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस बात को वो समझते भी थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिर भी अंत तक इन्होंने हर संभव कोशिश किया कि जो है भारत का बंटवारा न हो। लेकिन कहते हैं ना, जो दूसरे कहते हैं एक बंदे कितना कुछ कर सकते हैं, जहाँ पर जो है कई बंदे वहाँ पर बैठे पड़े थे। Our next topic is here is the society and Sarvodaya. The Gandhi is not only a theory of the politics, economics, religion, stress, and but is also his theory of the society. The Gandhi is a was a social philosophy. He is the philosopher of the equality. Equality is not is the sense of the self equality, but is the sense that is, as a human beings all are equal. A society based on the equality, according to the Gandhi ji, is the society which is a reject any and even types of the discrimination, either on the basis of the caste, creeds, class, sex, race, and religion. We are born as a human beings, not a Hindu, not a Muslim. We are born to the human beings, not as a upper caste began to the Dalit. Gandhi is opposed to be all types of is discriminatories, the tendencies, and their trend. For him, there is only one caste, one class, one religion, one race, and that is the humanities. He is there, therefore, did not be admit any discrimination. In fact, he was more the is the welfare of the weakers. And for a woman is a compared to the man. For the weaker section of society is a Harjan and the Dalit. It is not the one to be deprived to the A and give to the B. It is that is the one to give a B more so as to enable him to get a height of the A, and he advocated equality so as to the level people is a social, economics, and political hierarchies. His the concept of equality aim at the bridging their gap and not distancing them. And Gandhi ji is a concept of Sarvodaya. Some of up his is a view on the kind of society he used to the dream of Sarvodaya, and the Gandhi ji the as a visualist right visualizes there is the greatest good of the all the member of the society. It is the welfare of all. It is the good of the individually together with the good of their individual. The good of the each with their good of all. The concept of good is Sarvadya is not a marriage material, it is a moral and spiritual as well. यहाँ पर दोस्तों जो हमारा पॉइंट आया है समाज और सर्वोदय। देखिए, महात्मा गांधी जी का विचार सदैव इसी बात पे रहा है कि एक ऐसा आदर्शवादी समाज की स्थापना हो जहाँ पर जो है सब व्यक्ति मिलजुल के रहे, सब एक सामान्य रहे और किसी प्रकार की भेदभाव न हो। लेकिन कहते हैं ये बात संभव कहाँ हो सकती थी। कहते हैं जब भारत की बंटवारा हुआ तो महात्मा गांधी काफ़ी निराश हो गए, हताश हो गए, क्योंकि उनकी सोच थी वो बिल्कुल ही कहते हैं उसके विपरीत चला गया। कहते गांधीवाद मात्र राजनीतिक अर्थव्यवस्था या धर्म रणनीति का सिद्धांत नहीं माना जा सकता है, अतुल समाज का सिद्धांत भी हो सकता है। ये गांधी जी का पूरा जो है सामाजिक दर्शन जो है समानता का दर्शन ही माना जा सकता है। समानता निरपेक्ष समानता की दृष्टि से नहीं, परंतु इसलिए कि सभी मानव सामान्य ही हैं। कहते हैं मानव हर एक सामान्य ही होता है। कहते हैं गांधी जी के अनुसार समानता पर आधारित समाज प्रत्येक प्रकार के आधार पर जाति, नस्ल, वर्ग, लिंग, वंश के भेदभाव को सदैव नकारता है, क्योंकि इससे जो होती है किसी को भी अच्छा
प्राप्त नहीं होता है। इसलिए समानता पर आधारित गांधी जी ने बस साफ शब्दों में कहा था कि जो है अगर हम जाति के देखें, नस्ल देखें, वर्ग, लिंग, वंश और भेदभाव को कभी भी हमें नहीं अपनाना चाहिए। कहते हैं मानव के रूप में पैदा हुए हैं, न कि हम हिंदू या मुसलमान के रूप में पैदा हुए हैं। हमारे ऊपर कहीं थप्पा हुआ लगा हुआ नहीं होता कि हम हिंदू हैं या हम मुसलमान हैं। हम मानव के रूप में पैदा हुए हैं, न कि जाति या उच्च जाति या दलित या के रूप में। देखिए कहते हैं कोई लोग ये अगर जन्म लेता है तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है कि आप उच्च जाति के हो कि दलित जाति के हो। गांधी जी ने प्रत्येक प्रकार के भेदभाव वाली प्रवृत्तियों को जो प्रभाव का विरोध सदैव किया था। उसके लिए केवल एक ही वर्ग, एक ही धर्म और एक ही जाति थी और वह थी मानवता। कहते हैं मानवता ही सबसे इम्पोर्टेंट जाति है, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो है मानव बन के रहे वही काफ़ी है। इसलिए उन्होंने किसी भी भेदभाव को स्वीकार सदैव कभी भी नहीं किया। वास्तव में कमज़ोर के कल्याण के पक्षधर थे, यानी महात्मा गांधी देखा जाए तो कमज़ोर लोगों के सदैव ही साथ थे। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कल्याण, समाज के कमज़ोर वर्ग, हरिजनों और दलितों कल्याण के पक्षधर सदैव थे। ऐसा नहीं था कि वह अ को वंचित करके ब को देना चाहते हों, अतुल वह ब को अधिकार देना चाहते थे ताकि अ की ऊंचाई को वह प्राप्त कर सके। उन्होंने जो है समानता की वकालत सदैव की ताकि लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है श्रेणी क्रम में बराबरी पर लाया जा सके। उनकी समानता की अवधारणा खाई को पाटने, दूरियों को कम करने और लक्ष्य रखती थी, न कि उनमें दूरी बढ़ाने की। यानी देखा जाए तो महात्मा गांधी जी ने साफ जो ये करने की कोशिश किया कि सभी जो है मानव बन के रहे और मानवता के जो है रूल रेगुलेशन पे चले। गांधी जी के जो है सर्वोदय की जो अवधारणा उनके सपनों के समाज पर उनके विचारों को प्रस्तुत भी करती है। यानी महात्मा गांधी ने इस तरह के जो है समाज के सपना देखा था। गांधी जी की कल्पना के अनुसार सर्वोदय समाज को सभी सदस्यों की अधिकतम भलाई अथवा उनका कल्याण है, यह सबका कल्याण है। यह व्यक्ति का भी और जो है सभी व्यक्तियों कल्याण के साथ ही कल्याण माना गया था। सर्वोदय में भलाई अथवा कल्याण की अवधारणाएं केवल भौतिक नहीं थी, अतुल यह आध्यात्मिक और नैतिक भी मानी जाती है। तो गांधी जी के जो ये विचारधारा थे गांधीवाद, वो कई मानने में बहुत इम्पोर्टेंट था। देखा जाए तो गांधी जी ने जो है अगर हम देखते लिबरलाइजेशन या हम मार्क्सिज्म देखते हैं तो उन दोनों विचारधाराओं में से सम्मिलित थी। यानी गांधी जी ऐसे विचारधारा को मानते थे जो सत्य पे आधारित था और कहते हैं इसमें किसी प्रकार के हिंसा या किसी प्रकार का रोष भाव नहीं थी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट था। जिनके सिलेबस में अगर ये सारे बात हैं, चाहे वो मार्क्सिज्म हो, चाहे वो गांधीइज्म हो, चाहे लिबरलाइजेशन हो, तो इनके लिए मतलब है कि ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट, उनके लिए ये टॉपिक सिद्ध भी होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो आपको कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा और जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर आप रिसर्च करके देखोगे तो उसमें जो है पहले से जो बने हुए हैं, जो यूट्यूब पे व्यक्ति लगे हुए हैं, उनका ही वीडियो आपको सबसे पहले आएगा और त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है नहीं आएगा। तो इससे जो होगा आपको तकलीफ होगी। तो इसलिए क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जैसे सब्सक्राइब आप करोगे तो वहाँ पर वीडियो पे जाओगे तो आपको सारे वीडियो जो रिसेंटली डाली गई है या पुरानी सारी वीडियो हैं वो बहुत आसानी से आप क्या करोगे, प्राप्त कर लोगे। जो वीडियो आपके काम के होंगे, जो आपके टॉपिक पे आधारित होगा, उसको आप या तो कहीं सेव करके रख के जो है समय समय पे देख के ज्ञान का जो है आप प्रकाश को जगा सकते हो। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च को त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में
बीए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।